नमस्कार दोस्तों, एलडीसी क्रैकर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वर्ष का एमसीक्यू रेफरेंस के साथ और पार्ट होगा ये 15। और अभी जो चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट किए हैं और ये चैप्टर 5 का दूसरा वीडियो है। यदि आप एएन या जेई की तैयारी करते हैं एलडीसी की, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एलडीसी क्रैकर। आप इसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं। दोस्तों ये पहले मोबाइल वर्जन में था, अब हमारे लैपटॉप वर्जन में भी आ गया है। यदि इसका लैपटॉप वर्जन आपको चाहिए या डेस्कटॉप वर्जन चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है 9730808015। आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लैपटॉप वर्जन या डेस्कटॉप वर्जन खुलने लगेगा। आप लैपटॉप पर भी आसानी से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। पहले अवेलेबल नहीं था, आज ही लॉन्च हुआ है, यानी 2 फरवरी को। दोस्तों हमारा जो अगला टेस्ट होने वाला है वो 3 फरवरी को होने वाला है, ट्यूसडे को। और टॉपिक का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसका टेस्ट अच्छा से देने के लिए हमारा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसको पहले देख लीजिए, फिर टेस्ट दीजिएगा तो आपका अच्छा नंबर आएगा। फिर 5 फरवरी को जो टेस्ट होगा वो होगा जीसीसी का पार्ट 2, क्योंकि जीसीसी को 2 भागों में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 का टेस्ट हमारा 29 फरवरी को हो गया है। जो लोग नहीं दिए हुए हैं एप्लीकेशन में जाकर के दे सकते हैं, वो खुला हुआ है। और 5 तारीख को हमारा है जीसीसी का पार्ट 2, और 7 फरवरी को जो टेस्ट होगा वो है वर्ष का चैप्टर 2। तो जीसीसी पार्ट 2 का भी वीडियो अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, वहाँ पे यूट्यूब पे जा कर के देखिए, फिर टेस्ट दीजिए तो आपको अच्छा नंबर आएगा। यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए नहीं हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। 9730808015 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आज का पहला प्रश्न है हमारा, ड्राइवन वेल या सैलो ट्यूबवेल का समान व्यास कितना होना चाहिए? जो हम लोग सैलो ट्यूबवेल बनाते हैं उसका व्यास कितना होना चाहिए, प्रश्न है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा 40 से 100 mm के बीच होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 506 में क्लासिफिकेशन ऑफ वेल का पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है ड्रिवन वेल या सैलो ट्यूबवेल के बारे में। और इसमें यहाँ से पढ़िए, स्टार्ट करते हैं। द क्लोज्ड एंड ऑफ ए ड्रिवन वेल कंप्राइजेज ए ट्यूब ऑफ 40 to 100 mm इन डायमीटर। कितना होना चाहिए? 40 से 100 mm इसका डाया होना चाहिए, ड्रिवन वेल का या सैलो ट्यूबवेल का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बोरवेल्स किस परत की परतों में ड्रिल की जाती है? बोरवेल्स आर ड्रिल्ड इनटू विच टाइप ऑफ स्ट्राटा? तो आंसर हो जाएगा ये परमेबल लेयर में क्या किया जाता है? ड्रिल किया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 506 का 4 नंबर में दिया हुआ है। बोरवेल एक टॉपिक है जिसमें दिया हुआ है बोरवेल्स आर ट्यूबुलर वेल्स ड्रिल्ड इनटू परमिएबल लेयर्स। कहाँ करते हैं? परमिएबल लेयर्स में ड्रिल की जाती है। इसी प्रकार के परत के लिए हमारा बोरवेल बेल है, हमारा बोरवेल जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ओपन बेल श्रिंकेज से पहले स्टार्टा और अंडरग्राउंड वाटर के नमूने क्यों लिए जाते हैं? वाई आर स्टार्टा एंड अंडरग्राउंड वाटर सैंपल कलेक्टेड बिफोर सिंकिंग एंड ओपन बेल? आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों फॉर केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस के लिए लिया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 507 में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर ए पढ़ते हैं। सैंपल ऑफ स्टार्टा एंड सैंपल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर फॉर केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस शुड बी ऑब्टेन्ड बाय ट्राई बोरिंग और सिंकिंग ए टेस्ट वेल। तो आंसर हो गया हमारा केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल। अगला प्रश्न हमारा, द यील्ड ऑफ टेस्ट वेल इज असेस्ड बाय विच टेस्ट? हिंदी में समझते हैं इसको। टेस्ट वेल का यील्ड किस टेस्ट से एक्सेस किया जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा रिक्यूपरेशन टेस्ट से इसको एक्सेस किया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 507 का पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, हमारा हेडलाइन से सिंकिंग ऑफ ओपन वेल। देखिए इसमें लिखा हुआ है द यील्ड ऑफ द टेस्ट वेल शुड बी असेस्ड बाय क्राइंग आउट ए रिक्यूपरेशन टेस्ट। किससे किया जाता है? असेस्ड किया जाता है इसको, तो रिक्यूपरेशन टेस्ट से इसको एक्सेस किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर।
अगला प्रश्न है हमारा, नॉर्मल वाटर टेबल का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाई नॉर्मल वाटर टेबल? तो इसका अर्थ है दोस्तों, वाटर लेवल आफ्टर नो पंपिंग फॉर 24 आवर्स। कहाँ लिखा हुआ है? मैनुअल में लिखा हुआ है, पारा नंबर 508 का पॉइंट नंबर 2 में पढ़ते हैं। देखिए ए में लिखा हुआ है द नॉर्मल वाटर टेबल, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज द लेवल एट विच वाटर स्टैंड इन अ वेल विच हैज़ नॉट बीन पम्प्ड फॉर 24 आवर्स। क्लियर लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। अगला प्रश्न हमारा, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ इनफ्लो रिप्रेजेंट्स। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ इनफ्लो क्या दर्शाती है? आंसर हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट डिस्टर्बिंग फाइन सॉल्व पार्टिकल्स। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 508 का बी में देखिए टॉपिक ही है क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो। इसमें पढ़ते हैं, लिखा हुआ है द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ इनफ्लो इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वाटर पासिंग थ्रू सबसॉइल विदाउट डिस्टर्बिंग द फाइनर पार्टिकल्स ऑफ द सबसॉइल। तो हमारा आंसर हो गया पॉइंट नंबर 2। अगला प्रश्न हमारा, सब सॉइल की एवरेज कंडीशन में क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी इन एवरेज सब सॉइल कंडीशन? तो आंसर हो जाएगा 750 से 1200 mm पर आवर होना चाहिए हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 508 का बी में पढ़िए द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इसका डाटा दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ते हैं। इन एवरेज कंडीशन ऑफ सब सॉइल दिस वेलोसिटी इज बिटवीन 750 mm एंड 1200 mm पर आवर। क्लियर लिखा हुआ है, आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एंड इज ऑब्टेन विथ अ हेड ऑफ 2 to 3 मीटर्स। चलिए प्रश्न हमारा, ओपन बेल का सेफ यील्ड किस पर निर्भर करता है? द सेफ यील्ड ऑफ एन ओपन वेल डिपेंड्स अपॉन। आंसर हो जाएगा हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो पर वो निर्भर करता है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 508 में आ जाइए, देखिए लिखा हुआ है द सेफ यील्ड ऑफ ओपन वेल इज लिमिटेड बाई क्रिटिकल वेलोसिटी एंड फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ यील्ड मे बी ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग द क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी हमारा आंसर क्लियर लिखा हुआ है कि किससे लिमिटेड है वो? क्रिटिकल वेलोसिटी से हमारा सेफ यील्ड वेल जो ओपन वेल का है वो लिमिटेड है, यानी निर्भर करता है। अगला प्रश्न है हमारा, पोरस रॉक में यील्ड सुधारने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? थोड़ा सा दोस्तों हिंदी आगे पीछे हो गया कॉपी पेस्ट में। इन द पोरस रॉक यील्ड कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, तो आंसर हो जाएगा हमारा डिपेनिंग द बेल इफ लोअर स्ट्राटा इज पोरस। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 509 का पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है इन मोरम एंड पोरस रॉक इफ द यील्ड इज इनसफिशिएंट इट मे बी इम्प्रूव्ड बाई डिपेनिंग प्रोवाइडेड द लोअर स्ट्राटा इज पोरस। तो हमारा आंसर हो जाएगा लोअर स्ट्राटा इज पोरस। नेक्स्ट प्रश्न है, सैलो ट्यूबवेल की समान गहराई कितनी होती है? व्हाट इज द यूज डेप्थ ऑफ सैलो ट्यूबवेल? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.5 से 12 मीटर तक की इसकी गहराई होती है सैलो ट्यूबवेल की। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 510 में लिखा हुआ है, टॉपिक ही है सैलो ट्यूबवेल्स, और उसका पहला लाइन में क्लियर लिखा हुआ है ट्यूबवेल्स टू डेप्थ ऑफ 7.5 to 12 मीटर आर फाउंड। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे कि लिखा हुआ है 7.5 से 12 मीटर इसकी गहराई होती है, डेप्थ होती है। अगला प्रश्न हमारा, सैलो ट्यूबवेल की पानी की गुणवत्ता कैसी होती है? क्वालिटी ऑफ वाटर फ्रॉम सैलो ट्यूबवेल इज जनरली, आंसर हो जाएगा नॉट रिलायबल एंड नीड डिसइंफेक्शन। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 510 में सैलो ट्यूबवेल में ही लास्ट लाइन पढ़िए, लिखा हुआ है क्वालिटी ऑफ वाटर ऑफ दिस वेल इज नॉट रिलायबल एंड डिसइंफेक्शन इज इसेंशियल। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉट रिलायबल एंड नीड डिसइंफेक्शन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक जेट मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर। हाइड्रोलिक जेट मेथड किस प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा सॉफ्ट सॉइल एंड स्मॉल डायमीटर बोर्स के लिए वो ज़्यादा उपयुक्त है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 511 में
कंस्ट्रक्शन ऑफ बोरवेल्स में टॉपिक है डी नंबर पॉइंट, वहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोलिक जेट मेथड। इट इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट इफिशिएंट मेथड फॉर, किसके लिए है, यहाँ लिखा हुआ है अ स्मॉल डायमीटर बोर्स इन सॉफ्ट सॉइल। तो क्लियर हो गया हमारा आंसर। प्रश्न हमारा, इन द प्रिसीशन ड्रिलिंग द होल इज मेड बाय, करा प्रिक्यूशन ड्रिलिंग मेथड में होल कैसे बनाया जाता है? आंसर हो जाएगा राइजिंग एंड ड्रॉपिंग ए ड्रिल बिट। ये टेक्नोलॉजी है, मेथड है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, होल करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 511 में पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है प्रिक्यूशन मेथड। इन द प्रिक्यूशन मेथड ऑफ ड्रिलिंग द होल इज बोर्ड बाय द प्रिक्यूशंस एंड कटिंग एक्शन ऑफ ड्रिलिंग बिट दैट इज अल्टरनेटली राइज एंड ड्रॉप्ड। क्या लिखा हुआ है? अल्टरनेटली क्या करते हैं, एक बार राइज करते हैं, एक बार ड्रॉप करते हैं। इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, होल करते हैं। अगला प्रश्न है, स्लगर मेथड इज सुटेबल अप टू व्हाट डेप्थ? स्लगर मेथड किस गहराई तक उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा अबाउट 50 मीटर तक ही स्लैगर मेथड से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यानी होल कर सकते हैं। देखिए पारा नंबर 511 में कंस्ट्रक्शन ऑफ बोरवेल्स में पॉइंट नंबर एफ जो है वो मेथड का नाम लिखा हुआ है स्लगर मेथड। तो इस मेथड में देखिए लिखा हुआ है दिस मेथड इज सुटेबल फॉर डेप्थ अप टू अबाउट 50 मीटर। कितना तक कर सकता है ये? 50 मीटर तक ही कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, करें डीप ट्यूबवेल के लिए किस विभाग से परामर्श लेना चाहिए? विच डिपार्टमेंट शुड बी कंसल्टेड फॉर डीप ट्यूबवेल? तो ये जो हम लोग को परामर्श लेना पड़ता है, राय लेना पड़ता है, वो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर बोर्ड से लेना पड़ता है, यानी CGWB से लेना पड़ता है, और PHED से लेना पड़ता है। PHED का मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है। मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है? आइए देखते हैं। पारा नंबर 512 में पॉइंट नंबर कंसल्टिंग विद द जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हेडलाइंस है, जिसका पहला लाइन ही पढ़िए। द जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर बोर्ड यानी CGWB एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी PHED ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शुड बी कंसल्टेड वेयर एवर नेसेसरी फॉर पर्पस ऑफ डीप ट्यूबवेल। जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ इन लोगों से क्या करना पड़ता है, संपर्क साधना पड़ता है या परामर्श लेना पड़ता है। अगला प्रश्न है, व्हेन आर डीप ट्यूबवेल प्रीफर्ड ओवर ओपन वेल्स? हिंदी में समझते हैं इसको। डीप ट्यूबवेल कब ओपन वेल से अधिक उपयुक्त माने जाते हैं? आंसर हो जाएगा व्हेन नॉर्मल वाटर टेबल इज अ ग्रेटर डेप्थ। जब नॉर्मल वाटर का टेबल ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा तब ट्यूबवेल्स ओपन वेल से अधिक उपयुक्त माना जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 512 में लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेयर द नॉर्मल वाटर टेबल is a greater depth, it would be economical and preferable to sink deep tube well instead of open well। एंड ओपन वेल की अपेक्षा डीप ट्यूबवेल हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जब क्या हो, वाटर टेबल का डेप्थ ज़्यादा हो तो। अगला प्रश्न हमारा, व्हाई आर स्टार्टा सैंपल टेकन ड्यूरिंग ट्यूबवेल सिंकिंग? ट्यूबवेल सिंकिंग के दौरान स्टार्टा सैंपल क्यों लिए जाते हैं? आंसर हो जाएगा टू एक्सेस यील्ड एंड वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी को एक्सेस करने के लिए या यील्ड को एक्सेस करने के लिए क्या किया जाता है, लिया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पारा नंबर 513 का पॉइंट नंबर 1 में ट्रायल्ड बोरिंग में पहला पॉइंट पढ़िए। करे ड्यूरिंग सिंकिंग ऑफ पाइप्स सैंपल ऑफ स्टार्टा आर एग्जामिन्ड फॉर यील्ड एंड सैंपल ऑफ वाटर टेकन फॉर द एनालिसिस। किस लिए लिया जाता है? एनालिसिस करने के लिए लिया जाता है, यानी वाटर क्वालिटी के लिए लिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, डीप ग्राउंड वाटर सामान्यतः कैसा होता है? डीप ग्राउंड वाटर इज जनरली, आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोलॉजिकली प्योर होता है वो। कहाँ लिखा हुआ है? हमारा पारा नंबर 513 का पॉइंट नंबर 2 में। ये हेडलाइन से हमारा सैंपल ऑफ वाटर फॉर द एनालिसिस का पॉइंट नंबर यहाँ से पढ़ते हैं। वाटर ड्रॉन फ्रॉम द डीप ग्राउंड इज लाइकली टू बी बैक्टीरियोलॉजिकली प्योर। कैसा होता है? बैक्टीरियोलॉजिकली प्योर होता है हमारा डीप ग्राउंड का जो वाटर होता है वो। अगला प्रश्न हमारा,
ट्यूबवेल की यील्ड टेस्टिंग के लिए एसआई कोड का संदर्भ लिया जाता है, यानी किस एसआई कोड का संदर्भ लिया जाता है? विच आईएस कोड इज रेफर्ड फॉर यील्ड टेस्टिंग ऑफ ट्यूबवेल्स? तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों IS 2800 2019 का सहारा लिया जाता है, संदर्भ लिया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, और अभी हम लोग चल रहे हैं, हो जाएगा ये पारा नंबर 513 का ही है दोस्तों। पारा नंबर आप लिख सकते हैं 513 पारा का है, ये मैं लिखना थोड़ा भूल गया हूँ यहाँ पर। पारा नंबर 513 का पॉइंट नंबर 4 है। कह रहा टेस्टिंग यील्ड ऑफ ट्यूबवेल्स, ए ट्यूबवेल शुड बी टेस्टेड फॉर यील्ड IS 2800 2019 मे बी रेफर्ड। तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर? IS 2800 2019 ट्यूबवेल के केस में कोड लिया जाता है, और ये पारा नंबर है 513 का पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, व्हाट इज द जनरली एक्सेप्टेबल डेविएशन इन ट्यूबवेल? ट्यूबवेल के लिए समानता स्वीकार्य डेविएशन कितना है? आंसर हो जाएगा हमारा 100 mm पर 30 मीटर हमारा डेविएशन है। कहाँ दिया हुआ है? 514 का चेकिंग वर्टिकली ऑफ ट्यूबवेल का पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट वर्टिकली इज आइडियल बट डेविएशन ऑफ 100 mm पर 30 मीटर्स फॉर द बोरिंग इज जनरली एक्सेप्टेबल। तो कितना लिया जाता है दोस्तों? 100 mm लिया जाता है प्रत्येक 30 मीटर में। अगला प्रश्न है हमारा, और ये प्रश्न बहुत ही VVI है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ये तो मैं कहूँगा कि पूरा चार्ट ही आप इसको याद कर लीजिए, जो टेबल दिया हुआ है। क्या है आगे पढ़ते हैं। पहले प्रश्न में कह रहा है, फाइन सैंड ऑफ क्लॉगिंग होने पर कौन सा केमिकल प्रयोग किया जाता है? विच केमिकल इज यूज्ड फॉर क्लॉगिंग ड्यू टू फाइन सैंड? आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। कहाँ दिया हुआ है? देखिए हमारा एक चार्ट बना हुआ है, वेल क्लॉगिंग प्रॉब्लम्स एंड इट्स सजेशन ट्रीटमेंट का पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। कह रहा है क्लॉगिंग ड्यू टू फाइन सैंड, क्ले एंड सिल्ट के कारण यदि क्लॉगिंग होती है तब क्या उपयोग करेंगे? ये हमारा ट्रीटमेंट दिया हुआ ऊपर में, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का प्रयोग करेंगे। और कितना लेना है? वो 50 ग्राम पर लीटर उपयोग करना है। ठीक है, कैसे उपयोग करना सब इसमें दिया हुआ है कि 24 आवर्स के लिए उसको देते हैं, ये सब कहानी इसमें पूरा वर्णन है। पर मेन है ट्रीटमेंट ही पूछता है ज़्यादातर एग्जाम में। और दोस्तों ये तीनों ट्रीटमेंट पूछता है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, 1 2 3, और तीनों प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट एग्जाम में पूछता है। यानी मैं क्या हूँ, ये VVI का स्क्वायर है तब भी कम नहीं होगा। आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, अपनी डायरी में लिख लीजिए। दूसरा है केमिकल क्लॉगिंग का सोल्यूशन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर के डालते हैं, ये हो गया दूसरा। तीसरा है बैक्टीरियल क्लॉगिंग, तो उसमें क्या करते हैं? क्लोरीन हैज बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव इन द लॉजिंग दिस टाइप, उसमें क्लोरीन डालते हैं बैक्टीरियल। ये बहुत ईजी है, तीसरा नंबर पॉइंट सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा है, और ये सिर्फ क्लोरीन डालने से ही हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है, 2 प्रश्न इससे लिया हूँ मैं। केमिकल क्लॉगिंग के उपचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो केमिकल के लिए हो जाएगा क्या? सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए हमारा चार्ट में केमिकल क्लॉगिंग के बारे में लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। दोस्तों एग्जाम में हो सकता है इस नाम की जगह पर इसका फार्मूला दे दे, तो आप फार्मूला भी लिख लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक का फार्मूला होता है HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। H2SO4 ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला, ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला, जो लिख लेना चाहिए आपको। हो सकता है ऑप्शन में यही दिया हुआ रहे, नाम ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे मार सकते हैं। अगला प्रश्न है रैपिड फायर है, बताइए इसका क्या आंसर होगा? व्हाट इज इफेक्टिव फॉर बैक्टीरियल क्लॉगिंग ट्रीटमेंट? बैक्टीरियल क्लॉगिंग के उपचार के लिए क्या प्रभावी है? आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरीन और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कहाँ दिया हुआ है? देखिए उसी चार्ट में थोड़ा सा लास्ट वाला पॉइंट यही है हमारा 3 नंबर पॉइंट। बैक्टीरियल क्लॉगिंग ये हो जाता है क्लोरीन से, या फिर हो जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से। अगला प्रश्न हमारा, हाउ आर न्यू और रिपेयर्ड वेल डिसइंफेक्टेड? नए या रिपेयर्ड वेल को डिसइंफेक्ट कैसे किया जाता है? तो ये हम लोग करते हैं मैक्सिमम यील्ड विथ मिनिमम ड्रॉडाउन के तरीके से। कहाँ लिखा हुआ है?
देखिए पारा नंबर 516 में बोर्ड वेल का टॉपिक है, जिसमें पॉइंट नंबर ए पढ़िए, डिजाइन ऑफ बोर्ड वेल का ऑब्जेक्टिव देखिए दिया हुआ है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बोरवेल्स डिजाइन इज एज फॉलो का पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। द हाईएस्ट यील्ड, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, विथ मिनिमम ड्रॉ डाउन, किसके द्वारा करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हाईएस्ट यील्ड यानी मैक्सिमम यील्ड विथ मिनिमम ड्रॉ डाउन, हमारा यही ऑप्शन था, मैक्सिमम यील्ड विथ मिनिमम ड्रॉ डाउन कंसिस्ट विद द क्वालिफायर कैपेसिटी कैपेबिलिटी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाले के अनुसार 3 नंबर। अगला प्रश्न हमारा, वन ऑब्जेक्ट ऑफ बोरवेल डिजाइन इज, बोरवेल डिजाइन का एक उद्देश्य निम्न में से क्या है। तो आंसर हो जाएगा, निम्न में से पूछ रहा है दोस्तों, तो सैंड फ्री वाटर सप्लाई हमारा ये भी एक उद्देश्य है। जो इसमें और दिया हुआ है वो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। देखिए उद्देश्य जो भी है वो हमारा लिस्ट में यहाँ लिस्टेड है। डिजाइन ऑफ द बोरवेल का मेन ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ दिया हुआ Y1 A B C। तो हमारा लास्ट वाला पूछा है वाटर द रिमेन्स सैंड फ्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हमारा सैंड फ्री वाटर सप्लाई होना चाहिए। तो ये हमारा एक मुख्य उद्देश्य है बोरवेल का। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर। अगला प्रश्न हमारा, कैचमेंट एरिया, रेनफॉल एंड स्टोरेज कैपेसिटी आर रिलेटेड टू विच फैक्टर। जल आपूर्ति योजना के डिजाइन में कैचमेंट एरिया, वर्षा और भंडारण क्षमता का संबंध किससे है। दोस्तों देखिए हमारा हेडलाइंस में ही आंसर दिया हुआ है, गवर्निंग फैक्टर में दिया हुआ है द कैचमेंट एरिया। प्रश्न था कैचमेंट एरिया का संबंध किससे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गवर्निंग फैक्टर से हमारा ये संबंध है। किससे संबंधित है ये, गवर्निंग फैक्टर से संबंधित है। तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है हमारा, भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। स्टोरेज कैपेसिटी मेनली डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। आंसर हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ डैम एंड कंटूर्स। डैम और कंटूर्स के हाइट पे भंडारण क्षमता निर्भर करती है। कहाँ दिया हुआ है, देखिए पारा नंबर 518 में स्टोरेज कैपेसिटी में लिखा हुआ है द स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द डैम एंड कंटूर्स। डैम और कंटूर्स के हाइट पे क्या करता है, डिपेंड्स करता है स्टोरेज कैपेसिटी हमारा। प्रश्न है, व्हाट ट्रीटमेंट इज डन फॉर क्रैक इज रिजर्वायर वॉल्स। जलाशय की दीवारों पर दरारें यानी क्रैक होने पर क्या उपचार किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सीमेंट ग्राउटिंग या रेजिन करते हैं। कहाँ दिया हुआ है, देखिए पारा नंबर 519 में क्रैक इन रिजर्वायर वॉल्स में लिखा हुआ है क्रैक दैट में अकर्स इन रिजर्वायर वॉल्स शुड बी ग्राउटेड विद द फाइन सीमेंट ग्राउट और रेसिन। क्लियर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सिल्टिंग इन रिजर्वायर, यानी जलाशय में गाद जमने पर, जिसको सिल्टिंग भी कहते हैं, से क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी होती है यदि सिल्टिंग उसमें होता है। तो कहाँ लिखा हुआ है, देखिए पारा नंबर 520 में रिजर्वायर मैनेजमेंट में पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ सिल्टिंग और लिखा हुआ लॉस ऑफ कैपेसिटी ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन रिजर्वायर विल अकर्स। तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कैपेसिटी हो जाएगी हमारी सिल्टिंग के वजह से। अगला प्रश्न है हमारा, सीपेज मेथड इज यूज टू रिड्यूस सीपेज इन रिजर्वायर। आंसर हो जाएगा हमारा कट ऑफ वॉल बिलो द डैम। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए पारा नंबर 520 का पॉइंट नंबर 3 में है ये सीपेज, और सीपेज में यहाँ पे लिखा हुआ है सीपेज कैन बी रिड्यूस्ड बाई मेकिंग कट ऑफ वॉल बीनेथिंग द डैम। तो हमारा क्लियर कट हो गया आंसर की क्लियर कट मेकिंग कट ऑफ वॉल बीनेथ द डैम। तो आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 2। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज यूज टू कंट्रोल एलेगल्स प्रॉब्लम्स इन रिजर्वायर। जलाशय में शैवाल यानी अलगी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा एल्गीसाइड ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, एल्गीसाइड्स ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए पारा नंबर 520 का पॉइंट नंबर 4 एल्गल्स प्रॉब्लम्स दिया हुआ है और इसको पढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। Algicides treatment by using suitable algicides may be adopted to control algae in the reservoir। किधर लिखा हुआ है, कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, एल्गीसाइड ट्रीटमेंट्स करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा,
फ्रॉम वेयर डज इनफिल्ट्रेशन गैलरी ऑब्टेन्ड वाटर। हिंदी में समझते हैं इसको, इनफिल्ट्रेशन गैलरी में पानी कहाँ से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा, देखिए पारा नंबर 521 में टॉपिक है हमारा इनफिल्ट्रेशन गैलरी। यहाँ से पढ़ते हैं, द गैलरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम वाटर बेरिंग स्टार्टा। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वाटर बेरिंग स्टार्टा से हम जल प्राप्त करते हैं, पानी प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज प्रोवाइडेड एट डाउन स्ट्रीम एंड ऑफ एन इनफिल्ट्रेशन गैलरी। कह रहा है इनफिल्ट्रेशन गैलरी में डाउन स्ट्रीम सिरे पर क्या होता है, क्या प्रोवाइड किया जाता है। आंसर हो जाएगा कलेक्टिंग वेल प्रोवाइड किया जाता है, जिसको सम्प वेल भी कहते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए पारा नंबर 521 में ही यहाँ से पढ़ते हैं, एक कलेक्टिंग वेल एट द डाउन स्ट्रीम एंड ऑफ द गैलरी सर्वर्स एज अ सम्प फ्रॉम वेयर द इनफिल्ट्रेटेड सप्लाई इज पम्प्ड आउट। तो हमारा क्लियर हो गया आंसर कि सिरे पर प्रोवाइड किया जाता है क्या, कलेक्टिंग वेल प्रोवाइड किया जाता है डाउन स्ट्रीम साइड में। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट शुड बी द साइट कंडीशन ऑफ द पंपिंग स्टेशन। पंपिंग स्टेशन की साइट कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका होना चाहिए ड्राई लैंड फ्री फ्रॉम फ्लोडिंग रिस्क। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 525 में। टॉपिक अब हम आ गए एफ में दोस्तों, पंप्स में। पंपिंग अरेंजमेंट में लिखा हुआ है, साइट एंड लोकेशन ऑफ द पंपिंग स्टेशन, द स्टेशन ऑफ पंपिंग स्टेशन शुड बी ऑन ड्राई लैंड फ्री फ्रॉम फ्लोडिंग रिस्क। तो हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा ड्राई लैंड फ्री होना चाहिए और फ्लोडिंग रिस्क से फ्री होना चाहिए। दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए, ताकि जो भी हम नया वीडियो बनाएं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे इसलिए, और इससे आपको कोई भी वीडियो छूटेगा नहीं, आप सारे वीडियो में अपडेट रहेंगे। और हमारा टेस्ट देते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।